Welcome, friends. Once again, we'll continue our objective questions which you have started, and till 7th, true or false with reasons we have completed. Today, let's begin and continue with next one, question number 8. Students, statement is given as goodwill account is a real account. स्टूडेंट्स, गुडविल का मतलब क्या आप समझते हैं? गुडविल मतलब एक प्रकार से हम बोलते हैं रेप्यूटेशन। हमारी नामना कितनी हो गई, हमारी जो है मार्केट में बिजनेस जो हमारा हम चला रहे हैं उसकी किस तरह से लोगों के नज़र में वैल्यू बनती है, उसको हम गुडविल बोलते हैं। बिजनेस जो अच्छा काम देता है लोगों को, पब्लिक से उनका रिलेशन अच्छा रहता है, तो गुडविल अपने आप अच्छी मेंटेन होती है, जनरेट होती है। तो बिजनेस शुरू होने से धीरे धीरे करके सालों बीत जाने के बाद लोगों के दिमाग में बिजनेस के लिए कुछ एक नज़रिया बनता है ना। तो लोग देखो बोलते हैं कि ये कंपनी का गुड्स बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेना है तो आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ जो लोग बोलते हैं ना, ये लोगों का बोलना तभी बनता है जब उनको सेटिस्फेक्शन हुआ हो कि नहीं भाई, ये कंपनी का गुड्स जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा उनका जो है सर्विस है, वगैरह वगैरह। सो गुडविल इज टू बी जनरेटेड, इज अ काइंड ऑफ रेप्यूटेशन, और वो बिजनेस डेवलप कर सकता है धीरे धीरे करके, अच्छी सर्विस देके, अच्छा प्रोडक्शन करके, अच्छी जो है लोगों से रिलेशन रख के। सो दिस इज अ रियल अकाउंट। अब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, तो कि गुडविल जो है उसका हम वैल्यूएशन करके लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भाई हमारे बिजनेस का इतने अमाउंट का गुडविल बना है, इतने साल से हमारा बिजनेस चला है। तो गुडविल जो बनती है ना, वो एक रियल चीज है, वो एक, ऐसे तो हम बोलते हैं कि फिक्स्ड अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक फिक्स्ड असेट के तौर पे रियल अकाउंट में गिनेंगे, क्योंकि इट इज एन असेट। सो पहले तो हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं, given statement is true। अब हम उसका रीजन लिखेंगे, since goodwill is a kind of reputation which is developed, or you may say generated, over a period of time, it is it is a value which represents the performance of the business, and hence it is a fixed asset. It is a fixed asset. Hence, we call it as real account। Are getting students? तो इसी तरह से इसको हम रियल अकाउंट में मान के चलते हैं, और इसका हम जो है हमारे बिजनेस के लिए एक वैल्यू हम जनरेट करके लेते हैं ना,
और इसी कारण से हम इसको रियल चीज मानते हैं एक। मगर ये जो है ना गुडविल दिखती नहीं है, एक प्रकार से असेट भले हैं। आप बोलेंगे सर आप असेट बोलते हैं तो ये रियल बोल रहे हैं आप, ओके। तो इसको हम देख सकते हैं या उसको हम ये जो है ना कि कोई रियल टर्म में है क्या, कोई फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस है क्या, तो क्या नहीं। It is not in terms of real physical existence point of view I'm saying, it is just you can feel, you can experience that हाँ ये कंपनी का नाम अच्छा हुआ है, ये बिजनेस अच्छा है, ऐसा किसी से हमने सुना है तो उसका हम एक फीलिंग लाते हैं। तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ रियल थिंग कि भाई कोई चीज वस्तु नहीं है, ये कोई एसेट के तौर पे बोलने का मतलब ये कोई ऐसे फिजिकली उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बट दिस गुडविल इज इनटेंजिबल ऑल्सो, दिस ऑल्सो यू कैन प्रॉपरली रिमेंबर कि इसके साथ साथ गुडविल के दो तीन जो है एंगल और दो तीन डायमेंशन से हम गुडविल को जो है ट्रीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक होता है रियल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट के तौर पे भी हम उसको बोलते हैं, और एन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बोलते हैं जब भी उसको, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो गुडविल के लिए इस तरह से अलग अलग एंगल से इंटरप्रिटेशन बनता है। फाइन स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स देखिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट is a nominal account, is a nominal account। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज नॉमिनल, विच अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट। दे आर सेइंग ट्रेड डिस्काउंट करके एक अकाउंट है जो है नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इसको। पहले तो स्टूडेंट्स हम समझेंगे, बिफोर आई कंक्लूड एंड गिव द comment on this, I would like to explain what do you mean by trade discount. As you know students, uh, any product when seller is selling उसका एक लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, this list price is nothing but you can also explain as a kind of marked price, or you may also say the list price that is a kind of catalog price, ओके। तो ये जो है एक्चुअली एक प्रकार से जो है ग्रोस प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस, मतलब जिस प्राइस जो है उसका टैग लगा रहता है, जो है हम उसको डिस्प्ले पे लगा के रखते हैं कि भाई इतने में ये हम माल बेच रहे हैं। बायर इज गोइंग टू कम, बायर एंड कैन ऑब्जर्व दैट कि हाँ ये 100 रुपए का कुछ प्रोडक्ट है। अब 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो शायद होता है कि बायर को ये महंगा लगता है, तो क्या करते हैं, सेलर सेलर गिव्स डिस्काउंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अब ये डिस्काउंट देने के पीछे का आपको राज पता होना है कि भाई जब हम कोई बायर को इस तरह से डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो बायर क्या हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है, ही इज गोइंग टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट डिस्काउंट, एंड मे बी पॉसिबल है कि वो खरीदना सोच ले कि भाई मेरे को अभी खरीदना है बिकॉज मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत सारे देखो आप ऑफर्स है ना, ये सब चलते रहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि उन लोग कुछ हमें डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हो देने के कारण हमारा दिमाग उस तरह से काम करता है कि चलो भाई कुछ कुछ उन्होंने डिस्काउंट दिया है, कम हो गया उसका प्राइस तो हम खरीद लेंगे। तो क्या डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार के हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कंसिडर होता है, जैसे कि मैंने बताया आपसे कि बायर जो है वो परचेज कभी करना चाहेगा जब भी सेलर उसको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करेगा। जबकि उसने ट्रेड डिस्काउंट समझ लीजिए एक आप बात कि भाई ग्रोस प्राइस 100 रुपया है और ट्रेड डिस्काउंट उसको 10%
वो ऑफर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ₹10। ठीक है ना। तो अब मैं जरा आपसे बात करूं तो कि उसका लिस्ट प्राइस जो था, जो लिस्ट प्राइस ₹100 था, उस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, दैट 10% ऑन 100 विच इज ₹10। तो कस्टमर को कितने में खरीदने मिलेगा, ₹90 में। कितने में खरीदने मिलेगा, ₹90 में। अब जबकि कस्टमर बोलता है कि मैं 90 में खरीदने के लिए तैयार हूँ, सेलर इज गोइंग टू प्रिपेयर इनवॉइस, और इसी को बोलते हैं हम इनवॉइस प्राइस, जिससे बिल बनता है ना। तो मतलब जब वो सेलर इनवॉइस बना रहा है, मतलब बायर उसको एग्री कर रहा है कि आई एम रेडी टू परचेज ऑन 90, मतलब therefore we can say that transaction took place at ₹90। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। ट्रांजैक्शन कितने में हुआ, ₹100 में नहीं, 90 में हुआ। नाउ दे डिसाइडेड टू सेल ऑन 90, buyer is also agreed to purchase on 90, seller is deciding to purchase on 90 after giving 10% trade discount, so transaction took place at ₹90। तो मतलब मुझे ये बताइए, ₹90 पे ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब जो है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग ₹90 के तौर पे होना है। ₹100 अब यहाँ देखा नहीं जाएगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन जो बना, ट्रांजेक्शन जो हुआ वो ₹90 पे हुआ है। एंड देयरफॉर recording is to be made or is to be done at ₹90। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग पर्पस से इसका जब हम दो इफेक्ट्स पास करेंगे तो वो ₹90 पे होगा स्टूडेंट्स। सो एंट्री, जो जर्नल एंट्री आगे भी आप करेंगे, तो उसका जो रिकॉर्डिंग होना है, दैट रिकॉर्डिंग पार्ट इज टू बी डन एट ₹90। एंड देयरफॉर इफ यू प्रॉपरली ऑब्जर्व, ये ₹10 का कहाँ भी जिक्र नहीं हुआ, नोर दैट ₹100 इज ऑल्सो हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्लोजर। तो 100 था वो था, ₹10 डिस्काउंट दिया वो भी हो गया। नाउ ₹90 जो आया ना आपके सामने, ₹90, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो इसका पूरा एग्जाम्पल का मेरा मकसद ये था समझाना कि देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज ₹90 इज टोटली फाइनली रिकॉर्डेड, एंड हेंस अब आप समझ लेना स्टूडेंट्स कि देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट जो हमने उसको दिया है वो ट्रांजैक्शन हो इसीलिए दिया है, ट्रांजैक्शन हुआ है उसके पहले उसको मिला है, बायर के लिए मैं बात करूँ तो। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ रिकॉर्डिंग होना नहीं है, और इसीलिए हमारा स्टेटमेंट आइए तो स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो पहले तो ये हम बात समझ लिए कि ट्रेड डिस्काउंट किस हिसाब से हम कंसिडर कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का जो है फाइनली कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ वो हमने देखा एग्जाम्पल से, और इसके ऊपर से हम अभी कमेंट लिखेंगे। पहले तो हम उसका जो है आगे का पहले कंक्लूजन लिखते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम उसका कमेंट लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सॉल्यूशन में लिखो दिस स्टेटमेंट और गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और रीजन में हम लिखेंगे सिंस। पहले तो ये जो है ट्रेड डिस्काउंट की जो हम बात करते हैं वो पहले तो एक प्रकार से अकाउंट ही नहीं बनना है, सिंस पहले हम लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी गिवन ऑन लीस्ट प्राइस। मैंने अलग अलग शब्द लिखे हैं ऊपर स्टूडेंट, लिस्ट प्राइस बोलो, मार्क प्राइस बोलो, कैटलॉग प्राइस बोलो, ये ग्रोस प्राइस बोलो। सो दिस इज ऑन लिस्ट प्राइस
for making transaction. स्टूडेंट ये भी बात समझ लेना कि ट्रेड डिस्काउंट मैं इसीलिए भी दे रहा हूँ कि वो बायर मेरे से गुड्स खरीद ले, और वो जब खरीदेगा ना स्टूडेंट्स तभी ही ट्रांजैक्शन होगा. सो मेकिंग ट्रांजैक्शन which means to sell the product, seller gives trade discount. So trade discount is not a part of transaction value, because transaction is going to be on net price going to be at net price going to be at invoice price, and hence we can say trade discount, and hence we can say trade discount is not an account hence trade discount is not an account itself. So we can have proper explanation in the reason that we which is discussed with the example students. तो कि हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें ट्रेड डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है, एंड देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एंड एज इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, सीधी सी बात है, कभी भी अकाउंट में जिसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं होती उसकी अकाउंट बनती नहीं है, जिसका रिकॉर्डिंग होता है उसी का अकाउंट है. तो यहाँ जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ उसका रिकॉर्डिंग नहीं होना है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अकाउंट. अकाउंट ही नहीं है तो उसको नॉमिनल बोलना या क्या कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन करना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर. तो उसको हम कोई चीज़ पे क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकना है, क्योंकि उसका हम जब अकाउंट ही नहीं हो रहा है बोल रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. क्या दिया है? पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस. पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोप्राइटर
are recorded in the books of account of business. सीधी सी बात स्टूडेंट, पर्सनल ट्रांजैक्शन जो भी पर्सनली वो प्रोपराइटर का खुद का हुआ हुआ है या होगा, उसको बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी एंड दिस ओनर प्रोपराइटर इज अ सेपरेट एंटिटी. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, बिजनेस के रिलेशन में जब आप पर्सनली उसका खुद जो ट्रांजैक्शन अपना हिसाब जो देख रहा है, उसका वो पर्सनल ट्रांजैक्शन का और बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो पहले तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कंक्लूजन इसका, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. बराबर है, और इसका भी हम रीजन लिखेंगे. देखिए, सिंस पर्सनल ट्रांजैक्शन of proprietor has no connection with business where business and proprietor are separate entity. सेपरेट एंटिटी का मतलब ये है कि जो है बिजनेस और ये जो प्रोपराइटर है, उन लोगों का एक सेपरेट हिसाब किताब रहता है. पर्सनल अपना जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, वो प्रोपराइटर वो अपने लिए यूज कर रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, घर से घर पे उसको कुछ भी राशन पानी के लिए खर्चा करना है, वॉट एवर ही इज परचेसिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, okay, grocery etc, whatever he is going to buy, he is going to buy for himself personally. It is not anywhere connected in the business transaction and a business process. So business का और ये पर्सनल ट्रांजैक्शन का हिसाब सेपरेट हो गया. तो पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोपराइटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए ये फॉल्स हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लास्ट में लिखना है तो लिखो, हेंस पर्सनल ट्रांजैक्शंस are not to be recorded in the books of account of business. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, चलिए क्वेश्चन 11th, नेक्स्ट वन विल टेक क्वेश्चन 11th. मोटर कार account is a real account. मोटर कार बोलते हैं और रियल बोलते हैं. सीधी सी बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज मोटर कार इज अ काइंड ऑफ एसेट
कि जिसको हम टच कर सकते हैं, वी कैन फिजिकल हैव, उसका एग्जिस्टेंस हम फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दैट एन एसेट, रियल अकाउंट के तौर पे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले लिखो सॉल्यूशन में, पहले उसका कंक्लूजन, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, और अब हम रीजन में मेंशन करेंगे उसका, तो के सिंस मोटर कार is a is an asset for a business, where it is having real existence and hence we consider as real account. Fine students, fine students, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the rule of nominal account is debit the receiver and credit the giver. सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये आपको रूल तो सबको परफेक्टली पता ही होना है। जो आपको यहाँ रूल दिया है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, दिस इज अ रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट, दिस इज नॉट अ रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो लिखो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और रीजन में लिखेंगे फॉर नॉमिनल अकाउंट वी apply rule as debit the expenses and losses, credit the income and gain. So this is what the rule which we use for the nominal account, but the given rule in the question, it is for the personal account. So this is what in the reason that much, because this is fixed thing here, I don't need any kind of logical argument, and therefore what is existence, what is the existence in the rule, the fact that I have to just mention, and that is enough for the reason part. Chaliye, question number 13, question number 13, what is that? Bank loan account is nominal account, bank
loan account is a nominal account. स्टूडेंट्स पहले आप रीजन में लिख लीजिए क्या है, पहले तो समझना है व्हाट इज बैंक लोन अकाउंट. स्टूडेंट्स इट्स जस्ट लोन अकाउंट ऑल्सो यू कैन हैव, बिकॉज ठीक है बैंक से हमने लोन लिया इसलिए इट इज कॉल्ड एज बैंक लोन. अब बैंक लोन अकाउंट, ये लोन जो है वो आगे भी आपको मैंने ये डिस्कशन में लिया था क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ यू रिमेंबर. लोन अकाउंट देयर ऑल्सो जस्ट अ लोन अकाउंट वाज देयर. यहाँ आपको खाली क्या एक्स्ट्रा दिया है, बैंक लोन. सो अंडरस्टैंडिंग वही है स्टूडेंट्स, आप लोन किसी से भी लेते हो वो लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग होती है और एक्चुअल में वो लोन के पीछे वो जो जिससे भी आपने लोन लिया है वो रिप्रेजेंट होता है. लोन किसी आदमी से आपने लिया हो, कोई पर्सन से लिया हो तो उसके पीछे वो पर्सन रिप्रेजेंट होता है. लोन आपने बैंक से लिया हो तो उसके पीछे लोन के पीछे बैंक रिप्रेजेंट होता है. सो बट ऑब्वियस दिस पर्टिकुलर बैंक लोन इज अ काइंड ऑफ पर्सनल अकाउंट. पूरा बैंक लोन अकाउंट की हम जो बात करेंगे तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इन behind this loan, bank is representing. So हम solution में पहले लिखेंगे given statement is false. Given statement is false. रीजन में आप लिखिए, since bank loan is personal account as behind loan bank is representing its personal existence and bank is personal in nature, hence bank loan is personal account. अच्छा आपको ये भी एक रीजन में लिखना है, जोड़ के तो लिख सकते हैं आप, even loan amount which is to be repaid as it is outstanding to the bank. क्योंकि बैंक को रिपे कर रहे हैं तो बैंक खुद कौन है, पर्सनल अकाउंट के तौर पे. इट इज अ बॉडी, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इट्स हैविंग अ नेम, इट हैज अ सिग्निफिकेंस, उसका एग्जिस्टेंस है लीगल एंड एक उसका जिसको बोलते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन का रजिस्टर्ड बॉडी है. तो दैट लोन अमाउंट वी आर पेइंग टू द बैंक अगेन, क्योंकि उसको तो पे बैक करना ही हमें, वी हैव टू रीपे एंड टू दैट बैंक वी आर रीपेइंग. सो द बैंक जिसका नाम है जो पर्सनल नेचर का है, देयरफॉर इट हैज अ पर्सनल अकाउंट. सो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यही सेम क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा है, खाली यहाँ बैंक लोन करके आपको दिया हुआ है, वहाँ जस्ट लोन अकाउंट करके दिया था. इवन समटाइम्स दे में ऑल्सो आस्क सम नेम ऑफ द बैंक, जैसे कि बैंक लोन अकाउंट बोलने की जगह पर उन लोग बोल सकते हैं देना बैंक अकाउंट लोन, देना बैंक लोन अकाउंट.
बैंक ऑफ बड़ौदा लोन अकाउंट, मतलब बैंक का नाम दे देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. मीनिंगफुली इट इज द सेम थिंग, जस्ट दे आर गिविंग नेम फॉर द बैंक. तो स्टूडेंट्स ये सिमिलर टू सेवेंथ हो गया. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द स्टेटमेंट गिवन? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. देखो फंडामेंटल रूल है और ये ट्रू है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेंशन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. रीजन में हम लिखेंगे, पहली बात एक तो ये फंडामेंटल रूल है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, बट व्हाट इज द लॉजिक behind this equation, how this equation is going to be satisfies this left hand side asset and right hand side capital plus liabilities, इसको हम थोड़ा मीनिंगफुली समझेंगे. तो पहले तो हम यहाँ पे रीजन में ये मेंशन करते हैं कि when business is starting with the capital, from that capital proprietor purchase assets. आज देखो हम बिजनेस चालू करने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं ना अमाउंट इन्वेस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस. तो फ्रॉम दैट कैपिटल प्रोप्राइटर इज गोइंग टू हैव प्रोक्योरमेंट ऑफ असेट्स, असेट्स परचेज करते हैं. तो वो असेट खरीदने किस में से मिला? क्योंकि जो कैपिटल अप्लाई हुआ है उसमें से. एंड whatever the liability such as creditors, bank loans, etc., to repay liabilities, business uses its cash balance or bank balance, which is our asset. तो यहाँ जो एक हिसाब हमको दिखता है कि assets to be bought with the help of capital investment, and from that asset we are paying liabilities. So assets में से हम ये liabilities को पे करते हैं, कैपिटल में से ये हम assets को खरीद रहे हैं. मतलब यहाँ एक जो इक्वेशंस के फॉर्मेट का जनरेशन हो रहा है. Hence we can say assets is equals to capital plus liabilities. Capital plus liabilities. So one functional relation हमको यहाँ दिखता है इक्वेशन के फॉर्म में, which is conceptually we can satisfy. ठीक है, तो स्टूडेंट ये ट्रू हुआ. और अब हम लास्ट
क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रेडमार्क अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ट्रेडमार्क सॉल्यूशन में पहले इसका कंक्लूजन लिखेंगे। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहले तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ट्रेडमार्क है क्या। ट्रेडमार्क मतलब हम कुछ बिजनेस में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका हम एक गवर्नमेंट से एक ट्रेडमार्क उस प्रोडक्ट के लिए खरीदते हैं। मतलब कि उस ट्रेडमार्क के हिसाब से हमारे गुड्स को एक रजिस्ट्रेशन होने मिला है। नो अदर बिजनेसेस कैन कॉपी अवर गुड्स। सो trademark kind of thing is actually for business, it is asset। क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्ट के लिए वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो मेरे प्रोडक्ट के लिए है, वो मेरे बिजनेस के लिए है और वो मेरे लिए परमानेंट है, वो एक प्रकार का एसेट हो गया। एंड हेंस दिस इज cannot be said as a personal account, so we'll write in the reason that trademark is an asset for business since it cannot be seen but it has real existence in terms of trademark as value addition to the product and the business। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स गिव्स सिक्योरिटी, बिकॉज हम लोग हमारा प्रोडक्ट को जिस प्रकार से हमने उसको प्रोड्यूस किया है नोबडी कैन कॉपी इट। तो एक प्रकार से हमारा ये एसेट हो जाता है। सो वी कांट से इट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड हेंस इट इज रियल अकाउंट। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो कोई ट्रेडमार्क देख के भी अट्रैक्ट हो जाए कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट हमने ट्रेडमार्क करवाया है, तो उसका इम्पोर्टेंस, उसका जो क्वालिटी, वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे होता है। और हर कोई उसका ट्रेडमार्क लेना जरूरी नहीं भी समझता है, जिन्होंने लिया है तो उसका वो इसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस किया, ये हम मान के चलते हैं। सो इट इज़ अवर एसेट। चलिए स्टूडेंट, इसके साथ ये हमने ये जो पार्ट है कंप्लीट किया है। नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, जो again it is a filling the blanks, but this is without options। So let me begin question number 5th। So question number 5th, filling the blanks without option। First, increase in asset is debited and decrease in asset is dash। एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करेंगे। समझ लो कोई एसेट हम खरीदी की, हमने नया एसेट लेके आए बिजनेस में, तो हमारा एसेट्स संख्या बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगा।
तुम डेबिट करेंगे। और ऐसे भी एसेट बोलेंगे ना तो स्टूडेंट्स रियल है, और रियल का रूल बोलेंगे ना आप, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कम्स इन आएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज, तो डेबिट करेंगे तो डेबिट, और जब जाएगा उसका उल्टा, it is going to be credited. So we have to write decrease in asset is credited. वर्ड क्या लिखने का, credited. ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, assets is equals to liabilities plus, ये अभी हमने इक्वेशन देखा ट्रू और फॉल्स विद रीजन में, that is liability plus capital, liability plus capital. Third, increase in capital is credited, increase in capital is credited and decrease in capital is, अब वापस वो इंक्रीज डिक्रीज मगर किस में, कैपिटल में, इंक्रीज इन कैपिटल, तो कैपिटल जब बढ़ता है दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैपिटल जब हम बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं, देखो आप उस एग्जाम्पल को और उसकी आप प्रॉपरली दो इफेक्ट्स को समझो, तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश से हमने बिजनेस शुरू किया, समझो 2 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस में कैश आता है और कैपिटल क्रेडिट होता है, कैश आया है, कैश डेबिट है, और क्रेडिट हम कैपिटल को करते हैं, कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो व्हेन कैपिटल इज इंक्रीजिंग, कैपिटल और भी समझो हम बढ़ाते हैं, कभी कभी बिजनेस चल रहा है और हम और भी कैपिटल लेके आते हैं, तो कैपिटल जितना है उसने से और भी बढ़ाएंगे हम, तो क्रेडिट करने का है। एंड डिक्रीज इन कैपिटल, और जब भी हम कैपिटल डिक्रीज हो जाता है तो उसका अपोजिट करेंगे, मतलब डेबिटेड। डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 4, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज, देखो ये थ्योरी क्वेश्चन में बेसिक हमने देखा है कि साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। ऑलरेडी सिस्टम वर्ड यहाँ भले लिखा हुआ है, तो टू कंप्लीट द प्रॉपरली द स्टेटमेंट का जो फॉर्मुलेशन है, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डबल एंट्री, और यू मे ऑल्सो राइट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। आप इसको अल्टरनेटिवली इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अल्टरनेटिवली यू मे ऑल्सो राइट दिस, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बुक कीपिंग के लिए है, सो यू कैन राइट दिस कंप्लीट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये तो आपका गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट के लिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज डैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है, we can touch, we can see, we can feel. Seventh, cash and cash book and personal accounts are only maintained under dash system, देखो ये ध्यान रखो, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स are only maintained under dash system, dash system, that is we have to write here single entry system, single entry system. Okay, so इसका आप एग्जाम्पल देखो तो आपको मालूम पड़ेगा, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन कौन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे बिल्डिंग में बहुत से लोग वहाँ दूध वाला दूध दे के जाता है, तो उन लोग क्या करते हैं कि वो डेली जो है दूध का उन लोग रिकॉर्ड लिख के रखते हुए कि भाई ये जो भी है सो एंड सो मिस्टर पटेल, मिस्टर शाह, इन्होंने इतना इतना दूध लिया है, ये 2 लीटर, ये
2.5 लीटर, तो उन लोग ये रिकॉर्ड मेंटेन खाली उसका नाम लिख के रखते हैं, उन लोग उस तरह से कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं। वो धोबी भी आता है कपड़ा लेने को, तो उसका रिकॉर्ड में मेंटेन करता है खाली कि उसका नाम लिख के कितने कपड़े हैं वो बस लिख के छोड़ के उसका वो डायरी में लिख लेता है। दैट इज व्हाट अ सिंगल एंट्री। तो दैट वे व्हेन वी प्रिपेयर जस्ट कैश बुक सॉर्ट ऑफ थिंग, पर्सनल अकाउंट के तौर पे हम उसका जब हम खाली नाम भी लिख के रिकॉर्ड लिखते हैं तो दैट इज अंडर सिंगल एंट्री टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट, एट्थ वन, डेबिट what comes in and credit what goes out is a rule of comes in goes out। सीधी बात है, ये जो सिस्टम हम रूल में लिखते हैं उस रियल अकाउंट के लिए लिखते हैं, सो इट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज डैश टाइप ऑफ अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक प्रकार का खर्चा है। ट्रैवलिंग का खर्चा, ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा है ये कौन से टाइप का खर्चा है? दिस एक्सपेंस, एक तो पहले तो ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस, आप गोल्डन रूल के हिसाब से कोई भी 3 गोल्डन रूल जो है अपने पास, उसमें एक्सपेंसेस वाला कौन सा गोल्डन रूल है? तो नॉमिनल में है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किस में आया? नॉमिनल के गोल्डन रूल में आया, तो इट इज अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट, इट इज काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10, every transaction has dash effects, every transaction has dash effect। तो यहाँ हम लिखेंगे टू इफेक्ट्स, एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट, या कभी हम इस तरह से भी वर्डिंग यूज करते हैं, टू फोल्ड इफेक्ट्स, टू फोल्ड इफेक्ट्स। अभी फोल्ड वर्ड अलग से लिखे नहीं लिखे, ओनली टू इफेक्ट इज ऑल्सो इनफ। नेक्स्ट, 11th, dash accounts are accounts of properties and assets, properties and assets। डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट। अभी प्रॉपर्टी और एसेट के रिलेटेड जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो सब रियल होते हैं ना, सो रियल अकाउंट्स क्या आएगा? रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। नेक्स्ट, लैपटॉप अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। अगेन लैपटॉप हम ये जो है यूज करते हैं, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह, ये भी एक रियल अकाउंट के तौर पे माना जाएगा। वी कैन टच, वी कैन, बिकॉज हम उसका यूज कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, बिजनेस में ये सब एसेट्स जो है वो हमारे लिए रियल अकाउंट के तौर पे काम करेंगे। सो अगेन वर्ड रियल। So students, with this, we are ending up this particular objective pattern questions, and we have done this filling the blanks. Please revise it. Thank you, friends.